हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम वो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की। ओके, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम। सो इनकम टैक्स में आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो ये जो वीडियो है, ये जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं, लाइक एमकॉम एंट्रेंस देंगे उनके लिए, या फिर जो बिगिनर्स हैं जो इनकम टैक्स शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ बातें समझ लेते हैं। कुछ चीज़ों में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन चीज़ों को पहले ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स या टैक्स क्या है। भाई नाम है इसका इनकम टैक्स, तो क्या एक माइंड में एक चीज आती है, इनकम पर लगने वाला टैक्स। यस, इनकम पर लगने वाला टैक्स कौन सा होता है? इनकम टैक्स होता है। ठीक है। तो टैक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, ये आप बहुत बार पढ़ के आए हो, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा, या जो CA उन लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जैसे एमकॉम में आता है, भाई थोड़ा सा ब्रीफिंग होती है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये दो तरीके के टैक्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है स्टूडेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? हर किसी को पता नहीं होगा कि टैक्स एंड ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने बारे में बताएं अपना कमेंट सेक्शन में कि टैक्स एंड ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। तो टैक्स, अभी थोड़ी देर के बाद टैक्स एंड ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, जैसे स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए क्या आप लोगों ने अब तक टैक्स दिया है? तो मोस्ट ऑफ यू, आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आंसर आएगा नहीं सर, हमने तो अभी तक कोई टैक्स नहीं दिया, अभी तक हमने कोई टैक्स नहीं दिया। और मैं कहूंगा यस, आप जिस दिन से पैदा हुए ना उस दिन से आप टैक्स देते जा रहे हैं। जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से आपने टैक्स दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा टैक्स दिया है, मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन किया था कि आपने अब तक कोई टैक्स दिया है। तो आप लोगों का मोस्टली आंसर यही होगा कि आपने टैक्स नहीं दिया। लेकिन अब आप समझोगे कि आपने टैक्स अब तक जब से पैदा हुआ तब से आपने टैक्स दिया। ठीक है, आप जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन के ऊपर आप क्या देकर रहे हो? टैक्स देकर रहे हो। जिस टेक्स्ट बुक, जिस आप कॉपी में लिख रहे हो उस कॉपी के ऊपर आप टैक्स देकर रहे हो। जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक के ऊपर आप टैक्स देकर रहे हो। दिन भर में जो खाते पीते हो आप, हर एक चीज पर आप क्या दे रहे हो? टैक्स दे रहे हो। सो हम बचपन से ही टैक्स देते हुए हैं। ठीक है, जब पैदा हुए थे हॉस्पिटल का बिल था तो हॉस्पिटल ने भी आपने क्या चार्ज किया होगा? कोई ना कोई आपसे टैक्स चार्ज किया ही होगा। ओके, सो टैक्स हम बचपन से देते आ रहे हैं और मरने तक भी टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स से हम नहीं बच सकते। ओके, सो अगर बात करें, अगर वो टैक्स जिसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, बर्डन क्या हो सकता है? शिफ्ट। ओके, तो वो तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर बर्डन क्या हो सकता है? शिफ्ट। बर्डन क्या हो जाए? शिफ्ट। वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। ओके, बर्डन जहां पर शिफ्ट नहीं हो सकता वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। भाई मैंने पैसा कमाया, सरकार को मैंने ही टैक्स दिया, मेरी जेब से ही टैक्स जा रहा है, मैंने ही क्या करा? इनकम कमाई, मैंने सरकार को टैक्स जमा कराया, तो कौन सा टैक्स हो गया? वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जमा तो मैंने कराया लेकिन मैंने किसी और से लिया। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक मैन्युफैक्चरर है। ओके, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर ने कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। अब मैन्युफैक्चर करते वक्त उसकी कॉस्ट आई 100 रुपीज़ की। कितनी कॉस्ट आई? 100 रुपीज़। तो इसने कुछ अपना सारी चीज़ें लगाई होंगी, इसने कुछ टैक्स भी लगाया होगा। मान लो ये 20 रुपये का टैक्स पे करके आया, सारा प्रॉफिट जो भी चीज़ है 120 रुपये का इसने क्या दे दिया? आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। किसको दे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटर को इसने 120 का दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी कॉस्ट कितनी है? 120। इसका मतलब ये जो 20 रुपीज़ का जो टैक्स था मैन्युफैक्चरर ने किससे वसूल कर लिया? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर आगे किससे ले लेगा? होलसेलर से। किससे ले लेगा? होलसेलर से। और होलसेलर किससे ले लेगा? रिटेलर से ले लेगा। और रिटेलर अल्टीमेटली किससे ले लेगा? कस्टमर से ले लेगा। जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर। ठीक है, सो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर है? भाई इसने इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया, तो अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ा है? कंज्यूमर को। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, चाहे कोई टॉफी ही क्यों ना, उस पर भी दे रखा होता है ब्रैकेट में MRP दे रखा है, ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इस तरीके की एक लैंग्वेज लिखी होती है। तो हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? सब जगह टैक्स इंक्लूडेड है। हम बचपन से टैक्स देते हुए आए हैं। ओके, अब बेसिक डिफरेंस है टैक्स एंड ड्यूटी में। क्या डिफरेंस है टैक्स एंड ड्यूटी में? तो मैं बेसिक सा डिफरेंस बताता हूं। टैक्स एंड ड्यूटी में क्या डिफरेंस है समझना, है ना। टैक्स क्या है भाई? टैक्स वही है जो गवर्नमेंट कंपलसरी ऑब्लिगेशन है। टैक्स में क्या होता है? टैक्स इंपोज करने की पावर सेंट्रल के भी पास है और स्टेट गवर्नमेंट की भी पास है। किसके पास? सेंट्रल के भी पास और स्टेट के भी पास। ठीक है, ओके। और जो ड्यूटी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अब ड्यूटी में क्या है, ड्यूटी भी दो टाइप की होती थी,
ड्यूटी को भी दो पार्ट्स में बांटा है। एक हुआ करता था एक्साइज, ओके, अब ये खत्म हो गया है क्योंकि जब से जीएसटी आया। कस्टम अभी भी है, कस्टम ड्यूटी आपने सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी आपने सुना और कस्टम ड्यूटी आपने सुना, ठीक है। टैक्स को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात, तो टैक्स के भी अलग अलग है, जैसे ड्यूटी अलग हो गया है ना। इनडायरेक्ट टैक्स को भी जैसे दो पार्ट में बांटते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स और एक होता है ड्यूटी, ओके। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो टैक्स का मतलब यहां पे है जीएसटी 2017, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017। और ड्यूटी में यहां पे क्या पढ़ेंगे हम, कस्टम ड्यूटी। क्या पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अब खत्म हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। तो टैक्स और ड्यूटी में, टैक्स में क्या है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास लेवी करने की पावर होती है। ड्यूटी में किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और हमने ड्यूटी को दो पार्ट्स में बांटा, एक एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो फिर क्या है, कस्टम है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, एक डायरेक्ट, एक टैक्स है और एक क्या है, ड्यूटी। टैक्स का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, और दूसरा कौन सा है हमारा, कस्टम ड्यूटी, ओके। एक जीएसटी और दूसरा क्या है, कस्टम ड्यूटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि टैक्स देगा कौन, टैक्स किसके ऊपर इंपोज होगा, भाई कोई तो देगा टैक्स, ओके। यस सर, हम लोग देंगे। हम लोग नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पर्सन। क्या बोलते हैं हम उसको, पर्सन। क्या बोलते हैं, पर्सन, है ना। क्या बोलेंगे, पर्सन। तो टैक्स किसके ऊपर इंपोज होता है, टैक्स इंपोज्ड ऑन पर्संस। अब पर्संस में सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, काफी सारे 7 लोग आते हैं इस पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। लेकिन इस पर्सन की डेफिनेशन को पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे भाई हम इनकम टैक्स एक्ट कौन सा पढ़ते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, 1961 में, ठीक है, ओके। अब इनकम टैक्स एक्ट पहली बार कब लगा था, इनकम टैक्स एक्ट पहली बार लगा कब था, भाई एक्ट तो आ गया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट पहली बार कब लगा होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम किस डेट से शुरू हुआ होगा लगना इनकम टैक्स। अब जरा समझना, जैसे भाई यू ऑल आर टैक्स स्टूडेंट्स, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो जब आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको पता है 2 ईयर होते हैं, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर, है ना। तो मैंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2019 को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये बिजनेस कब क्लोज होगा, बिजनेस 31/3/2020 को क्लोज होगा। तो जिस साल हमने बिजनेस शुरू किया उस साल हमने इनकम को अर्न किया होगा। क्या किया होगा, इनकम को अर्न किया होगा, है ना। अब इस इनकम को जो अर्न किया है इस पर हम क्या पे करेंगे, टैक्स पे करने वाले हैं। क्या करेंगे हम इस पर, टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स पे हम किस ईयर में करेंगे, असेसमेंट। भाई यहाँ पे तो अर्न करते हैं और हमारी इनकम एसेस कहां पर होती है, असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर का मतलब है वो ईयर जिसमें हम क्या करेंगे, टैक्स जमा करेंगे, टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। सो इसका मतलब हम टैक्स कब जमा कराएंगे, 1/4/2020 को हम क्या कराएंगे, अपना टैक्स जमा कराएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर हमारा 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020, और हमारा जो असेसमेंट ईयर आएगा हम टैक्स कब जमा कराएंगे, 1/4/2020 में। तो कहने का मतलब यही है, इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 में, लेकिन ये पहली बार कब इंपोज हुआ था, पहली बार कब इंपोज हुआ था, 1962 में। कहा, 1962 में। कहा इंपोज हुआ था, 1962 के अंदर, ठीक है। एक्ट आया 1961 में, कब से लगना शुरू हुआ, 1962 से। ये याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्ट की इन्फोर्समेंट पूछ रहा है या फिर एक्ट ये इनकम टैक्स लगना शुरू कब से हुआ था तब का पूछ रहा है। जब इनकम टैक्स लगना कहां से शुरू हुआ, 1962। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1961, ओके, दैट्स इट। क्लियर हो गया। तो हमें ये दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स। क्या पढ़ने पड़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स को अच्छे से समझने के लिए। और क्या है, सर्कुलर्स हैं। क्या है, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ठीक है। जुडिशियल डिसीजंस, क्या होंगे, जुडिशियल डिसीजंस। हमें और अच्छे से समझने के लिए इन सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस ऑफ ओके, जुडिशियल डिसीजंस, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम चेंज आया। 1961 का लॉ है तो टाइम टू टाइम कुछ तो चेंजेस आए होंगे। तो चेंजेस कहां पर पड़ेंगे हम, ये सारी चीजें चेंजेस, भाई चेंज हो रहा है, इतना पुराना लॉ है। अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज इसको 60 ईयर्स हो गए, तो 60 साल पुराना लॉ है। इनकम कमाने के तरीके चेंज हो गए, ठीक है, इनकम चेंज हो गई, भाई पहले कम कमाते थे अब लोग ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो टैक्स क्या है, टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कहां से होता है, टैक्सेस से जनरेट होता है।
ठीक है, तो अब ये बात आई होप आपके समझ में आ गई हो कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स एक्ट हमें इन पांचों चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने जहां पे छोड़ा था पर्सन, हम किसकी बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे। तो पर्सन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में क्या है समझना। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन में हम ही लोग आ जाते हैं, मतलब इंडिविजुअल। सबसे पहले क्या आएगा, इंडिविजुअल। भाई अगर हम अलग अलग लोग ए बी सी डी ई एफ ये जो लोग हैं ये टैक्स दे रहे हैं तो वो इंडिविजुअल कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एच यू एफ। क्या होगा, एच यू एफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, इसमें मुस्लिम फैमिलीज इसमें कवर अप नहीं होती हैं। ठीक है, एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है जरा समझना, एक्स वाई जेड और ये ए, एक्स मिस्टर एक्स, ओके मिस्टर एक्स, और ये वाई इनकी मिस, ओके मिस वाई, मिस वाई क्या है इनकी वाइफ है। ओके, या फिर ऐसे कर लो, मिस्टर एक्स मिसेज एक्स। ठीक है, ये ए और बी ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो मिस्टर एक्स की एचयूएफ में ये चारों कवर अप होंगे। मिस्टर एक्स के एचयूएफ में ये इनका एक मेजर सन है, मान लो मेजर सन। ठीक है, अब इस मेजर सन की शादी हो गई, मेजर सन की क्या हो गई, शादी। अब इसकी वाइफ है और इसका एक बेटा है। तो मिस्टर ए की, अब ये जो एचयूएफ है किसकी एचयूएफ है, मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए इज अ पार्ट ऑफ मिस्टर एक्स एचयूएफ। मिस्टर ए किसकी एचयूएफ का पार्ट है, मिस्टर एक्स की एचयूएफ का पार्ट, लेकिन मिस्टर ए की एचयूएफ का पार्ट मिस्टर एक्स नहीं है। ओके, क्योंकि इसकी फैमिली अलग है, ए की शादी होने के बाद, ये शादी के बाद भी इसकी एचयूएफ का पार्ट है, लेकिन जब इसकी ए की शादी हो जाएगी तो मिस्टर एक्स इसकी एचयूएफ का पार्ट नहीं होंगे। इसकी अपनी फैमिली होगी, इसके वाइफ होंगे, इसके सन होंगे, इसके डॉटर होंगे। ठीक, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपनी। नेक्स्ट क्या आता है, कंपनी। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसका एसोसिएशन है, पर्सन का, और पर्सन की डेफिनेशन में तो हम ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, अगर ये मिलकर साथ में काम करेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या, इंडिविजुअल, मतलब ए बी सी डी, अगर ये साथ में मिलकर काम करेंगे इनको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स लगा देती है जिसको हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब अगर अलीगढ़ नगर निगम है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अलीगढ़, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अलीगढ़, जहां की भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी क्या देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये पर्सन की डेफिनेशन में कितने लोग आते हैं, ये 7 लोग आते हैं। पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कहां पर, सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 2, अब हम बात करें अगर सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 का मतलब क्या है, देखो, तो सेक्शंस, अगर सेक्शन 1 की मैं बात करूं तो सेक्शन 1 में ये दे रखा है कि हम इनकम टैक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, इनकम टैक्स को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सेक्शन 1 के अंदर है। और सेक्शन 2 के अंदर मोस्ट ऑफ द एक्ट्स, जितने भी ज्यादातर एक्ट होते हैं सेक्शन 2 के अंदर क्या दे रखी होती है, डेफिनेशंस। क्या दे रखी होती है, डेफिनेशंस। क्या गिवन होगी, डेफिनेशंस गिवन होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन का है। सेक्शन 1 में कि हम इनकम टैक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक टर्म आती है असेसी, असेसी या एसी, एसी है ना, असेसी। तो असेसी का मतलब क्या है, ये वो है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ओके, क्या है, जो भी टैक्स पे करेगा, ये जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी वो क्या कहलाएगा, कौन कहलाएगा, वो असेसी कहलाएगा। कौन कहलाएगा, वो असेसी कहलाएगा। ठीक है, अब एसएससी आ गया। अब मैंने आपको बताया था एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। ठीक है, याद रखें प्रीवियस ईयर हमेशा और हमेशा किससे पहले आएगा, बिफोर असेसमेंट ईयर, और इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इट मे बी ऑफ 12 मंथ्स बट लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम भी हो सकता है। 12 महीने से कब कम होगा, मेरा दिल चाहता है कि मैं 1 दिसंबर को अपना बिजनेस ओपन करूं कोई भी, तो मैं कैन आई डू सो, यस आई कैन। ओके, जरूरी नहीं है 1 अप्रैल को ही स्टार्ट किया जाए बिजनेस। ठीक है, ओके। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, इनकम अर्न जिस ईयर में की जाए, प्रीवियस ईयर।
और जिसमें टैक्स पे किया जाए कौन सा ईयर, असेसमेंट ईयर। एंड ये हमेशा और हमेशा कितने मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा कितने मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का होगा स्टूडेंट। क्लियर हो गया, ठीक। चलो उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 3 पे। नेक्स्ट किस पर आते हैं हम, सेक्शन 3। क्या सर ये सेक्शन पूछ लेते, कभी कभी पूछ सकता है, हम अपनी सेफ साइड इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताएंगे। सेक्शन 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर की क्या दे रखी है, हमारे पास डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, डेफिनेशन गिवन है। ओके चलो, सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर रूल्स की कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रीवियस ईयर रूल्स की क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। इनको नोट करते जाना, शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल, ठीक है। बहुत आराम से चल रहे हैं और ये जो वीडियो है आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। ओके, अब आपका टेक्स्ट का पार्ट शुरू कर दिया है, जो भी पार्ट आपका टेक्स्ट का आ रहा है। और हाँ, जो बच्चे एकेडमिक्स में, जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस अलग से बनाऊंगा, वो स्पेशली बीकॉम CS स्टूडेंट्स के लिए होंगी, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आता, थियोरेटिकली चीजें पूछी जाती है, कोई एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर रूल की, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल। एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रूल का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर में इनकम को अर्न करते हैं एंड उसका जो टैक्स है वो कहां पे किया जाता है, असेसमेंट ईयर में। तो कुछ एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर रूल की कि इनकम भी कमाओगे प्रीवियस ईयर में और उसका टैक्स भी कब पे करना पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है शिपिंग बिजनेस, ठीक है, शिपिंग बिजनेस, नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो किसमें इंगेज्ड है, शिपिंग बिजनेस में। इसको शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, इसका नाम है राजू, बन गया जेंटलमैन, है ना राजू। ओके, एक है अमेरिकन सिटीजन, एक है अमेरिकन सिटीजन जॉन स्मिथ। ओके, बताइए कौन टैक्स पे करेगा इंडिया में, कौन टैक्स पे करेगा? सर राजू करेगा, राजू जेंटलमैन करेगा क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है ना? नहीं बेटा, दोनों ही पे कर सकते हैं। ओके, दोनों ही पे कर सकते हैं। हमारा मतलब सिटीजनशिप से नहीं है, टैक्स का मैटर कभी सिटीजनशिप से नहीं होगा। टैक्स में हम सिटीजनशिप देखेंगे ही नहीं, वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉट, हम वो चेक नहीं करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, वी हैव टू चेक ओनली रेजिडेंशियल स्टेटस। हम क्या चेक करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। तो इसका मतलब टैक्स लगना किससे मैटर नहीं करता, सिटीजन से मैटर नहीं करता, किससे मैटर करेगा, वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट। ओके, क्लियर हो गया? तो ये जॉन स्मिथ भी इंडिया का क्या हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है। कैसे होगा वो हम समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो शिपिंग बिजनेस, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, तो उससे हम क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे, क्या पता नेक्स्ट ईयर में वो आए ही ना इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन डिसकंटिन्यूड बिजनेस, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। आपने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, आप गवर्नमेंट को टैक्स ही देना नहीं चाहते अब। ओके, नेक्स्ट है डिस्पोज्ड प्रॉपर्टी, डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हो, किसके लिए, टैक्स से बचने के लिए। मान लो आपने 1 करोड़ की जगह थी, आपकी बिक गई 4 करोड़ में, है ना, समझ लो ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, आप जल्दी से डिस्पोज कर रहे हो उसको ताकि टैक्स को अवॉइड कर सको, टैक्स की चोरी कर सको, ठीक है। उसके बाद आता है अ पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। अगर कोई इंडिया परमानेंटली छोड़कर जाना चाहता है तो असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करा जाएगा कि भाई असेसमेंट ईयर आएगा तब आपसे टैक्स लेंगे। पता चला असेसमेंट ईयर आते आते आप इंडिया में हो ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, टैक्स आपसे कब ले लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है AOP BOI फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ओके, स्पेसिफिक पर्पज के लिए AOP BOI फॉर्म्ड हुई और जो वो पर्पज खत्म हो गया तो क्या हो गई, वो उनका बिजनेस खत्म हो गया। अगर जब असेसमेंट ईयर आएगा, असेसमेंट ईयर आते आते बिजनेस
एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कहेंगे हम टैक्स किस पर दें, इसलिए टैक्स आपसे किस पर ले लेंगे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेंगे। तो ये एक्सेप्शन है, प्रीवियस ईयर रूल बोला जाता है इनको, कि जिस साल आपने इनकम को कमाई है उस साल ही आपको क्या देना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि टैक्स का मैटर सिटीजनशिप से नहीं होता, सिटीजन से मैटर नहीं करता। ओके, कोई भी किसी भी कंट्री का सिटीजन हो वो इंडिया में टैक्स पे कर सकता है। क्या चेक करना पड़ेगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, नॉट सिटीजन। ओके, क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा हो। ठीक है, देखो अभी तक हमने चेक किया, क्या चेक किया, सेक्शन 1 देखा हमने, सेक्शन 2 देखा, सेक्शन 3 देखा। अब हम देखेंगे सेक्शन 4। ओके, अब हम क्या देखेंगे, सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन। कैसे इनकम टैक्स के अंदर इनकम कैसे चार्ज होती है, कैसे, क्या कहता है सेक्शन, ये सेक्शन कहता है हमारे पास हेड से इनकम के, हमारे पास क्या है, हेड से इनकम के, क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, क्या है हमारे पास, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या है हमारे पास, इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या है हमारे पास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तीसरा है हमारे पास इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड द फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, है ना। अब इनको एक बार समझ लो। ओके, अगर व्हेन देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट देन टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में होगी, अंडर द हेड ऑफ सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी, इफ यू लेट आउट योर प्रॉपर्टी, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, किराए पे उठा रखा है उसको, तो उससे भी जो इनकम जनरेट होगी वो टैक्सेबल कहाँ होगी, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, यू कैरी आउट योर बिजनेस, ओके, या फिर प्रोफेशन कैरीड आउट कर रहे हो, तो उस पे जो इनकम कमाएंगे आप उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में होगी, पीजीबीपी के अंदर। कैपिटल गेन, इफ यू ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट एंड उस कैपिटल को ट्रांसफर करने में आपको एक गेन हुआ है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा कौन सा हेड में लगेगा, कैपिटल गेन हेड में। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है रेजिडुअल हेड। कौन सा, रेजिडुअल हेड, जिसका नाम क्या है, अदर सोर्सेज। क्या है, अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज में क्या है, सपोज करो अ सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए और एमपी और एमएलए को मिलने वाली जो सैलरी है गवर्नमेंट से, वो क्या है, वो सैलरी हेड में जाके कहां पर जाएगी, अदर सोर्सेज में। बिकॉज जो एमएलए एमपीज हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है और गवर्नमेंट उनके एम्प्लॉयर नहीं है, तो बाकी सारी चीजें जो इन सारे हेड में कवर अप नहीं होता वो बाय डिफॉल्ट कहां जाता है, अदर सोर्सेज में। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, ओके, ये सारी चीजें कहां आती हैं, अदर सोर्सेज में। क्लियर हो गया। तो अदर सोर्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं रेजिडुअल हेड। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल, मतलब बचा कुचा। ओके, जो बचा कुछ गया, जो चारों में से बच गया, वो कहां पर टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। अब ये चारों हेड की इनकम को हमने जोड़ा, चारों हेड की इनकम को क्या करा हमने, ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पे ऐड करेंगे क्लबिंग के प्रोविजंस। क्या ऐड करेंगे इनमें, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या करते हैं हम, क्लबिंग, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने चैप्टर्स, एंट्रेंस वाले बच्चों ने। क्लबिंग ऑफ इनकम को भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्लबिंग। ओके, अब क्लबिंग के बाद क्या करेंगे, सपोज करो किसी हेड में आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। एक हेड ऐसा है, इट इज द वाहिद हेड, ये इकलौता एक ऐसा हेड है इसमें कभी भी लॉस नहीं हो सकता। बाकी इन जितने भी हैं ये सारे के सारे इन सब में लॉसेस होने के चांसेस है, पूरे चांसेस है, लेकिन सैलरी हेड में कभी भी लॉस नहीं हो सकता। ओके, ये आपको मिलनी ही है। ओके, तो क्लबिंग हो गई। अब उसके बाद है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स के प्रोविजंस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब आप या तो इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इंट्रा कर सकते हैं, या तो इंटर या फिर इंट्रा। ओके, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं। ओके, तो क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, उनके प्रोविजंस आप बनाएंगे। ठीक है, ओके, यहां पर करने के बाद आपके पास जो आएगा उसको बोलते हैं जीटीआई। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स में आपने कुछ डोनेट किया होगा, तो गवर्नमेंट आपको कहती है अगर आपने हमारे स्कीम में डोनेट किया है तो हम आपको क्या देंगे, डिडक्शंस देंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं। डिडक्शंस बोलते हैं उनको चैप्टर 6A डिडक्शन। क्या बोलते हैं, चैप्टर 6A डिडक्शंस। और अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेकर 80U तक या फिर चैप्टर 6 डिडक्शंस भी इनको बोलते हैं। वो डिडक्शंस देने के बाद, ठीक है, हमारे पास यहां पर कुछ अमाउंट बचेगा। अब अमाउंट बचेगा तो अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टीज जोड़ सकते हैं, जो इंटरेस्ट पेनल्टीज है, और टीडीएस के प्रोविजंस यहां पे क्या कर सकते हैं, माइनस। तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या आएगी,
टोटल टैक्स लाइबिलिटी। क्या आएगी? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग उन पे क्या लगाएंगे हम? टैक्स लगाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब देखो एक चीज होती है फाइनेंस एक्ट। क्या होता है? फाइनेंस एक्ट होता है ना, फाइनेंस एक्ट। ओके, देखो फाइनेंस एक्ट, तो फाइनेंस एक्ट क्या है? फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? हर साल एक्ट आता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है। और फाइनेंस एक्ट के अंदर देखो दो चीजें होती हैं। मैं कुछ आपसे पूछते हैं इनकम टैक्स रेट कहां दे रखे हैं? इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट देखो, एक होता है स्लैब रेट। क्या होता है? एक होता है स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब रेट होते हैं कि इतनी इनकम पर इतना टैक्स, इतनी इनकम पर इतना टैक्स। ओके, ये हम आने वाली वीडियोस में सारी चीजें कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, कि इनकम टैक्स रेट अलग होता है, स्लैब रेट अलग होता है। ठीक है, अब स्लैब रेट का मतलब कि इनकम पे 10% का टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा, जैसे आपने देखा होगा। एक होता है इनकम टैक्स रेट, कुछ स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। कुछ क्या होते हैं? स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट का मतलब क्या है? कोई कोई कैपिटल गेन की ऐसी इनकम होगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट उसका अलग है। तो ये स्लैब रेट में नहीं आते, ये स्लैब रेट में नहीं आते, ये स्पेशल रेट में आते हैं। क्लियर हो गया? और हम बात करें अगर जो हमारा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये मत कह देना सर हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना। कौन सा डिपार्टमेंट है? इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर हो गया? ओके, और आपको इस वीडियो देखने के बाद मुझे बताना है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इंडिया का प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, और इसका जो बोर्ड है, इसका जो बोर्ड है वो बोर्ड है CBDT। क्या है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कौन सा बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हो गया था? उसके बाद देखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो इनकम टैक्स का मैटर है उसके, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का मैटर हमारा सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं, सिटीजन से मतलब नहीं है। क्या वो सिटीजन है या इंडिया का नहीं है, हम क्या चेक करेंगे? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या चेक करते हैं? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं उससे पहले एक सेक्शन और सीखते हैं, सेक्शन 5। क्या सीखेंगे? सेक्शन 5, इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या आता है? 3 पार्ट है इसमें, आपने करा भी होगा, प्रैक्टिकल हमें करना नहीं, सिर्फ समझना है। ROR, यस सर हमने सुना है, RNOR या फिर NR। इसकी फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। यस, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। RNOR का मतलब रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। NR का मतलब नॉन रेजिडेंट। ओके, एग्जाम से इसका कोई लेन देन नहीं है। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट आता है हम सेक्शन 6 पर। किस पर आते हैं हम? सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 में दे रखा है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या दे रखा है? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हर किसी का अलग अलग चेक होगा, इंडिविजुअल का अलग होगा, फर्म का अलग होगा, कंपनी का अलग होगा, हर किसी का क्या होता है? अलग अलग होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल के स्टेटस। ठीक है, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ठीक, अब देखो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है। तो अभी तक हमने सेक्शन 6 पढ़े, तो सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 to 6 हमने देखे अभी। ठीक है, सेक्शन 1 हमने देखा इनकम टैक्स क्यों क्या, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। दूसरे सेक्शन में क्या दे रखी होती है? डेफिनेशन। सेक्शन 3 के अंदर क्या दे रखा था हमारा? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। सेक्शन 4 के अंदर क्या दे रखा? सर अभी तो आपने बताया था हेड्स ऑफ इनकम हमारे दे रखे थे। सेक्शन 5 में क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 में क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब ओके, अब इसमें इंडिविजुअल आ सकता है, फर्म आ सकता है, कंपनी आ सकता है, HUF आ सकता है, ये सारी चीजें इस पर कवर अप होंगी। हम अभी किसकी बात करें? इंडिविजुअल की। ठीक, इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट वी हैव टू चेक 2 बेसिक कंडीशंस। हमें क्या सबसे पहले बेसिक कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, बेसिक कंडीशन नंबर 1, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 दिन या उससे ज्यादा कहां पर है? इन इंडिया। अगर इंडिया में है तो क्या कहलाएगा? इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। और जिस दिन वो इंडिया छोड़कर गया और वो जिस दिन इंडिया छोड़कर आया, वो दोनों दिन क्या करे जाते हैं? काउंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? काउंट किए जाते हैं। अब देखो बच्चे जनरल गलती क्या करता है, अगर कोई छोड़कर गया इंडिया 1 अक्टूबर को, कब छोड़कर गया इंडिया? 1 अक्टूबर को वो इंडिया छोड़कर गया है, तो हम पता है कहां से चेक करेंगे? 1 अक्टूबर से हम चेक करते हैं 31 मार्च तक। बेटा तब तो वो इंडिया में है ही नहीं, इससे पहले पहले वो इंडिया में था, इससे पहले पहले वो इंडिया में था। तो हम डेज काउंट करेंगे, 182 दिन या उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो रेजिडेंट। क्या कहलाएगा? वो रेजिडेंट। अगर उसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो देयर इज नो नीड टू चेक
सेकंड बेसिक कंडीशन, तो फिर हमें सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इफ ही फेल्स, अगर वो फेल हो जाए तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड करने में, देन बाय डिफॉल्ट हमें सेकंड बेसिक कंडीशन पर आना ही पड़ेगा। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि आप उस साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, उस साल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपको कितने दिन होना चाहिए इंडिया में, 60 डेज, प्लस पिछले 4 साल में, लास्ट 4 ईयर्स, ओके, लास्ट 4 ईयर्स में आपको इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 365 डेज। कहां होना चाहिए, 365 डेज इन इंडिया। अगर पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, आप रेजिडेंट नहीं कर पाए, सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों में से कोई एक कर देगा, क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। इफ ही डज नॉट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, जब कोई भी बेसिक कंडीशन, नो बेसिक कंडीशन, नो बेसिक कंडीशन, जब कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो क्या कहलाएगा, एनआर। क्या कहलाएगा, एनआर। एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है एडिशनल कंडीशन। क्या आती है, एडिशनल कंडीशन। और ये एडिशनल कंडीशन क्यों आती है, किस चीज को चेक करने के लिए, इस चीज को, OR NOR, किसको, OR और NOR को, ठीक है। तो पहली बेस एडिशनल कंडीशन क्या है, पहली एडिशनल कंडीशन ये है कि पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में आपको 2 बार, 2 टाइम्स इंडिया का क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 बार इंडिया का क्या होना चाहिए आपको, रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 7 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 ईयर्स में आपको इंडिया में कितने दिन होना चाहिए, 730 डेज। कहां पर होना चाहिए, इंडिया में, ओके। क्लियर हो गया। अब इसका एक क्रक्स निकालते हैं। इसका क्रक्स क्या है वो समझना। क्रक्स, अगर आपको ROR पता करना है तो ROR के लिए क्या होगा, 1 बेसिक प्लस बोथ एडिशनल कंडीशन, वो कौन हो जाएगा, ROR। अगर RNOR पता करना है तो RNOR का मतलब रेजिडेंट तो है तो बेसिक तो करेगा, 1 बेसिक प्लस 1 और नन एडिशनल, या तो एक कर दे एडिशनल या एक भी ना करे तो क्या कहलाएगा, RNOR, ओके। NR कब कहलाएगा, अभी बताया था, NR कब कहलाएगा, नो बेसिक, ओके, नो बेसिक। जब कोई बेसिक कंडीशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ओके। आई होप स्टूडेंट इतनी बातें आपको समझ में आई हो। जो मैंने ब्रीफिंग दी है, ये एक ब्रीफिंग है, ये एक इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। और बाकी जैसे आपका जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो का प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया, ठीक है, ओके। चैनल को जरूर शेयर करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।